ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार कहानियों के सेंटर पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। घर के आंगन में मैं बैठी थी। आज गर्मी का घुटन बहुत ज़्यादा था। दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने अपना व्हीलचेयर घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोला तो सामने एक हसीन औरत खड़ी थी। इतनी तड़पती धूप में उसका चेहरा किसी खिला हुआ गुलाब से कम नहीं लग रही थी। कमर से लंबी चोटी उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसके सर पर एक चूड़ियों की टोकरी थी और बोली कि दीदी आप चूड़ियाँ पहनेगी। मैंने कहा मुझ लंगड़ी को चूड़ियाँ पहना कर क्या करोगी? पैसे चाहिए तो ले जाओ। मैंने उससे अपने पास से 50 रुपये का नोट देते हुए कहा तो वो मेरे पाँव में बैठ गई। ना दीदी, ऐसा बिल्कुल मत कहो। मैं तुम्हें खूबसूरत चूड़ियाँ पहनाऊंगी, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। देखो तुम्हारे हाथ कितने गोरे गोरे हैं। ये कहकर उसने मेरे हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरा नाम शबनम है। मैं 25 साल के उम्र में ही शादी के 2 साल बाद ही अपनी ज़िंदगी लाचारी से बिता रही थी। एक एक्सीडेंट में अपनी टांगों को खो बैठी थी। तब के बाद से मैं व्हील चेयर पर ही रहा करती थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वे सारा दिन ड्यूटी पर होते थे तो घर में तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी। तभी मेरी नज़रें दरवाजे पर और कान मेरे किसी के आने के इंतज़ार में लगे रहते थे। अगर कोई भी आता तो मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करके अपना वक्त बिता लेती थी। ये चूड़ियों वाली लड़की मेरे दिल को बहुत भा गई थी। उसकी बातें मेरे दिल को मोह लेने वाली थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी बातें भी बहुत अच्छी थी। मेरा उसके साथ दिल सा लग गया था। वह हर रोज़ मेरे दरवाजे पर आती थी और मुझे चूड़ियाँ पहना कर जाती। हैरानी की बात यह थी कि वह मुझसे पैसे भी नहीं लेती थी। उसके इस आदत ने मुझे उसके तरह खींचने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी दिन वह मेरे पास आती रही। एक दिन बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, अक्सर औरतें मुझे पैसे नहीं देती। मेरा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। अब तो लोगों के घर चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हूँ। दिल चाहता है कि ये काम छोड़ दूँ, मगर मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई काम नहीं है। उसने इस तरह अपनी परेशानी बताई तो मैंने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो मेरे घर में मदद के लिए काम कर सकती है। मैं उसे अच्छी तनख्वाह दूंगी और रहने के लिए घर भी दूंगी। मेरे इस बात पर वह फूले नहीं समा रही थी। कहने लगी कि खुदा आपको हमेशा खुश रखे। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम लोग अगले दिन से मेरे घर आ जाओ। मैं भी अपने लाचारी की वजह से घर के ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। मुझ पर हर वक्त किसी ज़रूरत रहती थी। मेरा घर का काम तितर बितर होकर रह गया था। कई बार तो मैं अपने खाने के लिए भी मोहताज हो जाती थी। अपने पति के लिए मोहताज रहती हूँ। उनसे इतना काम करवाना अच्छा नहीं लगता। वह मेरी मजबूरी को पहले दिन से ही समझती थी, इसलिए कल से ही आने लगी। उसके आने से मुझको बहुत सुकून मिला और बहुत सहारा भी मिला। सारे घर का काम करती, बर्तन मांजती, साफ सफाई में भी बहुत अच्छी थी। वह मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देती थी। मेरी इतनी इज्जत करती कि कभी कभी मुझे बहुत शर्मिंदगी होने लग जाती। लेकिन उसके रवैया और इज्जत देने के अंदाज में कभी फ़र्क नहीं आता। मगर मैं उसे कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि शबनम की हरकतें अजीबो गरीब होती जा रही थी। वैसे तो वक्त पर अपना सारा काम कर लेती। जैसे ही मेरे पति घर आते तो वो या तो कमरे से निकल जाती या इधर उधर चली जाती। मुझको उसका ये रवैया बहुत ही चुभने लगा था। मेरे पति नदीम जब भी घर आते तो उनकी नज़रें दरवाजे पर ही टिका रहता था। मैं उनके इस रवैये को महसूस करके चुप थी। दिल में अजीबो गरीब शक से पैदा हो रहे थे। अगले दिन मैं इसी परेशानी में बैठी थी कि मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। बेटी, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, घर नहीं आई हो। 1-2 बार चक्कर लगा जाओ, सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। मेरी मम्मी के बुलाने की देरी थी कि मैं अपने मायके चली गई। मेरी मम्मी ने काम काज के लिए पूछा तो मैंने उनसे बता दिया कि मेरे घर एक चूड़ी वाली आती थी। उसे मैंने अपने काम काज के लिए रख लिया है। मेरी मम्मी ने अपना माथा पीट लिया और कहा, अरे पगली, तू क्या बावली हो गई है? ऊपर से तेरी हालत ऐसी है और घर में तूने जवान नौकरानी रख ली है। क्या तू अपना घर बर्बाद करने पर तुली है?
मेरी मम्मी के इतने चढ़ाने पर भी मैं बिल्कुल चुप रही। मैं बिल्कुल तसल्ली से थी। मम्मी, मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आज तक मेरे साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया है। वो मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं। मेरे बातों में बहुत इत्मीनान था। अपने पति पर अंधा विश्वास ही एक औरत को बर्बाद कर देती है। मैंने अपनी माँ की बातों का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे लाख समझाने की कोशिश की। नौकरानियाँ अक्सर मालकिन बनने में देर नहीं लगाती हैं। अच्छा होगा कि तुम चौकन्नी हो जाओ। मैंने अपनी माँ की ये बात हवा में उड़ा दी थी। लेकिन मुझे घर आकर एहसास हुआ कि शबनम की हरकतें कुछ अलग होती जा रही थी। मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब मुझे अपनी मम्मी की बातों का एहसास होने लगा। मैं दिन रात शबनम पर नज़र रखने लगी। शबनम को भी एहसास हो गया था कि मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। तभी वह मुझसे अब कम बात करने लगी थी और ज़्यादातर वक्त तो किचन में बिताती थी। अगर मैं किचन में आ जाती तो वह बाथरूम में चली जाती। मुझको उसका ये रवैया बड़ा तकलीफ़ देता था। न जाने वह मुझसे क्या छुपा रही थी। मेरे पति एक हफ्ते के लिए घर से गए तो शबनम मेरे साथ बातें करती और मेरा दिल बहलाती। शबनम की माँ भी अब मेरे घर ही आकर रहने लगी थी। दोनों माँ बेटी अब मेरे से बातें करके मेरा दिल बहलाया करती थी। मुझे अपने पति की कमी भी महसूस नहीं होती। एक हफ्ते बाद जब वह अपने ट्रिप से वापस आए तो अपने साथ काफ़ी ढेर सारे कीमती सामान लाए थे। उनके जाने के बाद मेरा दिल बहुत उदास रहता था। लेकिन सुबह होते ही शबनम भी घर आ गई थी। अब मेरे घर में थोड़ी चहल पहल हो गई थी। मैं इस बात को भूल भाल गई। आज मेरे पति को जल्दी घर आना था। मैंने सोचा कि आज अपने पति के लिए कुछ अपने हाथों से पकाऊंगी। ये सोचकर मैं शबनम को कमरे में ढूंढने चली गई। लेकिन शबनम मुझे किचन में और ना ही कमरे में मिली। तो तभी मैं अपने व्हील चेयर को घसीटते हुए बाथरूम के तरफ ले गई। अभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और शबनम अंदर खड़ी थी। जो ही मेरी नज़र शबनम पर पड़ी, उसका हुलिया देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शबनम, मैंने उसे गुस्से से बुलाया। ये क्या है? मैंने उससे उस चीज़ के तरफ इशारा करके बोला तो वह अपनी उंगलियां चटकाने लगी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। मैंने पूछा तो वह बहुत शर्मिंदा हो गई और अपना सर ढांका और बाहर की तरफ चली गई। वह जाने लगी तो मैंने उसे रोका। या तो तुम मुझे बताओ या फिर तुम्हारा इस घर में आज आखिरी दिन होगा। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे आँख मिचौली से, मैंने रोते हुए कहा। वह मेरे कदमों में आकर बैठ गई और बोली, खुदा के लिए दीदी आप गुस्सा ना करें। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं आपकी कदर करती हूँ क्योंकि आप मेरी मालकिन हैं। इस वक्त ऐसी बातें मत करो। इस वक्त तुम्हारी ऐसी बातें मुझे जहर से कम नहीं लग रही। मैंने अपने गुस्से और बेबसी से कहा। मैं अपने व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती थी। इंसान कभी कभी कितना बेबस हो जाता है कि अपने ही छोटे छोटे कामों के लिए मोहताज होना पड़ता है। शबनम ने अपना सर मेरे गोद में रखा। उसके आंखों के आंसू टपक रहे थे। न जाने क्यों मुझे शबनम बुरी नहीं लग रही थी। उसे देखकर अपना सा एहसास होने लगा था। मैंने अपना गुस्सा सीने में दबा दिया। तब उससे अपनी कहानी सुनाना शुरू की। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर क्या शक करती हैं। आपका शक बेवजह है दीदी। मुझे सब लोग ऐसा ही कहते हैं। मैं जानती हूँ, उसने बड़ी दुखी लफ्ज़ों में कहा था। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्या समझते हैं? तुम्हारी हकीकत क्या है? मैं अपने लहजों से अभी भी गर्म थी। तब उसने अपनी कहानी मुझे सुनाई। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। आपको तो पता ही है वहाँ के हालात कैसे हैं। वहाँ पर लोग रस्मों रिवाज के कितने पाबंद हैं। मैंने जिस घर में जन्म लिया, मेरे से पहले मेरे 3 भाई पैदा हो चुके थे। 3 भाइयों के बीच में मैं इकलौती बहन थी, तो मुझे प्यार भी उतना ही मिलता था। लेकिन मैं डरती भी उतना ही थी। मेरी सहेलियाँ कहती, अगर तूने प्यार व्यार का चक्कर चलाया तो तू अपने पैरों पर भी नहीं चल सकेगी, लेकिन तेरे भाई तेरे जान ले लेंगे। लेकिन मेरी सहेलियाँ ये बातें सब मजाक में करती थी। लेकिन मैं क्या जानूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये सब सच होता देखूंगी। ये उन दिनों की बात है कि हमारे गांव में एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आया था। फॉरेस्ट ऑफिसर एक बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। उसने अपने फ्री टाइम में गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि जंगलों के महकमे ऑफिसर की ड्यूटी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ जंगलों का सर्वे करते हैं और रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर का ज़्यादातर टाइम
गांव वालों के साथ ही बीतता था। वह ज़्यादातर लोगों को पढ़ाई के लिए बोला करते थे और कहते थे अपनी बेटियों को भी शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं। हमारे गांव के लोग बड़े सीधे साधे थे। कुछ तो उनके बातों को अपनाने लगे और कुछ कट्टर अपने रिवाज के पाबंद थे। वे अपनी बेटियों को पढ़ाना वक्त खराब करना समझते थे। मुझे शुरू से पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन 8वीं क्लास के बाद से स्कूल नहीं जाती थी। मेरा बड़ा भाई भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। वह मेरे पापा के साथ काम पर लग गया था। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने मुझे 2 बकरियां लाकर दे दी थी। गांव में ज़्यादातर लड़कियां पशुपालन में दिलचस्पी रखती थीं। उन लड़कियों को अच्छा समझा जाता था। मेरी मम्मी ने मुझे बकरियां लाकर दे दी तो मैं उन्हें जंगलों में चराने जाती थी, लेकिन कभी कभी मैं जानबूझकर फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ बकरियों को लेकर चराने चली जाती थी। वहाँ जंगलों में उनका क्वार्टर था। वह अपने क्वार्टर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मैं उनको दूर से ही किताबें पढ़ते और पढ़ाते देखा करती थी। मुझे पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे लगते थे और पढ़ाई से मुझे बहुत लगाव था। मैंने अपनी 8वीं की किताबें कई बार पढ़ चुकी थी। मुझे पढ़ाई का इश्क इस मुकाम पर ले आया, लेकिन समस्या ये थी कि मैं अकेली हूँ, ऑफिसर के पास नहीं जा सकती थी। अगर मैं अपने मर्जी से करती तो मेरे लिए कई समस्याएं खड़ी हो सकती थी। गांव के लोग कई तरह की बातें बनाते और मुझ पर गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते थे। लेकिन मैंने एक दिन अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी बकरियों को एक तरफ बांधा और ऑफिसर के पास चली गई। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बात की और कहने लगे, मैं तुमको पढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन आपको हो सके तो अपने साथ 2-3 लड़कियों को और भी लेकर आओ, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो और मेरे लिए भी। ऑफिसर की बातें बिल्कुल सही थी। मैंने अपनी थोड़ी सहेलियों से बात की। वे लोग पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हुए और क्योंकि उनकी उम्र शादी लायक हो गई थी। उम्र तो मेरी भी शादी लायक थी, मगर मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी। मैं अपनी सहेलियों की बहुत मिन्नतें करने लगी कि तुम लोग मेरे साथ चलो और आगे पढ़ना चाहती हूँ। भले तुम लोग पढ़ना नहीं, वहाँ पर वैसे ही बैठ जाना। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी। मेरी सहेलियों ने मेरी बात मान ली, क्योंकि वे मेरी बचपन की सहेली थीं। वे लोग मेरे साथ जाने लगे। मैंने मम्मी से परमिशन ले ली थी। कहा कि मेरे साथ और भी लड़कियां जाएंगी और भी गांव के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी जिसे आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बिना बताए मुझे पढ़ने की परमिशन दे दी। ये कोई नई बात नहीं थी। गांव की लड़कियां पहले भी स्कूल जाया करती थी। ऐसे में उन ऑफिसर के पास पढ़ने जाने लगी। मेरी सहेलियां वह भी मेरे साथ जाया करती थी। हमें पढ़ाते और हमें होमवर्क देते। बाकी वक्त वे बच्चों को साथ बिताते। मैं धीरे धीरे मैंने देखा मेरी सहेलियां ऑफिसर से दिलचस्पी लेने लगी हैं, लेकिन ऑफिसर किसी को भी भाव नहीं देते थे और ना ही बातचीत करते थे पढ़ाने के अलावा। लेकिन जब ऑफिसर को इस बात का एहसास हुआ कि मेरी सहेलियां की नज़रें उन पर हैं, तो वो एक दिन उन्होंने मुझे कागज़ पर लिख के दिया कि अपनी सहेलियों से कहो कि इस तरह की हरकतें ना किया करें। मुझे इन बातों से बहुत नफ़रत है। अगर इन लोगों ने नहीं पढ़ना तो अपने घर बैठें और यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर की बात तो बिल्कुल सही थी। मेरी वजह से उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तब मैंने अपनी सहेलियों को ऑफिसर की बात बताई। तुम लोग ऑफिसर को लाइन मारना छोड़ दो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सहेलियां अपनी गलती मानने के बजाय वह मुझ पर ही चढ़ पड़ी कि तू खुद को समझती क्या है, हम तो तेरे लिए वहाँ जाते हैं, तू ऐसी बातें करके हमें अपना दुश्मन बना रही है। मैंने अपनी सहेलियों को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अपना रास्ता अलग कर लिया। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं और कर भी क्या सकती थी। पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं वहाँ जाती रही। मेरे दिल दिमाग में भी नहीं था कि मेरी सहेलियाँ मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएंगी, मुझे मेरे ही घर वालों के नज़रों में इतना गिरा देंगी कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। जबकि मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। मेरी एक ही सहेली थी जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी। एक दिन उसने मेरे बस्ते में कुछ गलत लिखकर डाल दिया। शाम को जब वह मेरे घर आई तो मुझसे किसी बात पर उलझ पड़ी।
उस वक्त मेरा भाई भी घर पर ही था। भाई ने जब उसके ऊंची ऊंची लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी तो वह भी कमरे में आ गया। वह मेरे ऊपर ऑफिसर के साथ इल्ज़ाम लगा रही थी। जबकि मैं उसे समझा रही थी तो वह मेरे ऊपर भड़क उठी, उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा बैठी। जब भाई आया तो मेरे ऊपर ही उंगली उठाई कि मैं उन ऑफिसर से प्यार करती हूँ और लेटर में लिखकर मैंने उनको प्रपोज किया है। ये पढ़ने के बहाने वह ऑफिसर से नैन लड़ाने जाती है। भाई ने उसकी बात मानकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर मेरे आस पड़ोस के लोग भी मेरे घर आ गए। मेरी सहेली मेरी दुश्मन ने सबके सामने कहा, इसका बस्ता खोलकर चेक करो, ये ज़रूर उस ऑफिसर से बातें करती है जो तुम लोगों से छुपाती है। गांव के एक दो लोग पढ़े लिखे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। भाई ने मेरा बस्ता खंगाल डाला और वह खत गांव वालों के दिया। उन्होंने पढ़कर जब ये खत सुनाया तो मारे शर्म से मेरी निगाहें ऊपर नहीं उठ रही थी। मैंने तो कभी ऐसी शब्दों का सपनों में भी इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ इतनी गंदी बातें लिखी थी कि सब लोग थू थू करने लगे। ज़्यादातर मेरे रिश्तेदार ही थे। सबसे बड़े दुश्मन तो यही होते हैं, अपनी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और ज़माने में आपके लिए बुराइयां खोजते रहते हैं। मैं तो अब कहीं की नहीं रही। ये बात तो अब पूरे गांव में फैल गई। तब पंचायत बैठी। हमारे गांव के बूढ़ों ने बैठकर फैसला किया कि मुझे सबक सिखाया जाएगा कि इसके बाद गांव की कोई लड़की ऐसी गंदी हरकत के बारे में न सोचे। जबकि मैंने किया ही क्या था। लोगों को तमाशा बनाना बहुत पसंद है कि दूसरे की इज्जत की परवाह नहीं करते। उसी शाम गांव की औरतों ने मेरा सर मुंडवा दिया और मेरे सर पर कालिक मल के पूरे गांव में नंगे पैर घुमाया। इस बदनामी ने मुझे जीते जी मार डाला। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार भी थी, इसलिए ये बातें मेरे दिल को बहुत तेज लगी थी। मैंने रो रो कर अपना बहुत बुरा हाल कर लिया। फिर मैंने हार मानकर उन ऑफिसर को खत लिखा कि मेरे साथ क्या बीती है। ऐसे तो गांव वालों के जुबान से ये बातें ऑफिसर तक पहुंच ही गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी जुबानी मेरी हालत को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने आखिरकार एक सख्त कदम उठाते हुए मुझे इज्जत से अपनाने के लिए कदम बढ़ाए। पूरे गांव वालों के सामने उन्होंने मुझे कबूल किया और यहाँ ले आए। उसकी बातें सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन खिसकती जा रही थी। मैं क्या जानती थी कि ऑफिसर नदीम मेरे पति ने इस लड़की से शादी की हुई थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। दीदी मेरी बात तो सुन लो, मेरा सर तो गंजा है। मेरे पति ने इस लड़की से शादी की हुई थी। ये अपनी बिग दोबारा पहनते हुए बोली, आप कहोगे तो मैं सारी उम्र गंजी रहूंगी। आपके पति कभी नज़र उठाकर नहीं देखूंगी। वह मेरे पति हैं, लेकिन वह मजबूरी के बंधन में बंधे हुए हैं। मेरा यकीन कीजिए, मेरा उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखने वाली औरत हूँ। मैं तो उनकी एक मामूली सी स्टूडेंट थी, लेकिन हालात ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वे अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलता नदीम से मैं अपने गले का हार ना मांगती, जो उन्होंने उस वक्त अपने बैग में रखा था कि उन्होंने किसी दोस्त को देना है। मैंने मांगा तो कहने लगे किसी दोस्त की अमानत है। अगले दिन जब मैंने शबनम के गले में वह हार देखा तो मैं अपने ऊपर काबू ना रख सकी और उससे वह हकीकत पूछ ली जो आज मुझे उसने बता दी। अब मैं इस कसमुकस में हूँ, अपने पति को माफ़ कर दूँ या डिवोर्स ले लूँ। शबनम कहती है कि वह पूरी उम्र नौकरानी बनकर मेरी सेवा करेगी, कभी मुझे दुख नहीं देगी, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब वक्त की बातें हैं। कल को उसके खुद की औलाद हो जाएगी तो मेरे पति की नज़र में मेरी अहमियत कम हो जाएगी। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं उसे घर में रखूं या फिर खुद डिवोर्स ले लूं? तो कैसी लगी दोस्तों ये मेरी कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।